क्या दे देखो सम में, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ नीलम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। 15, 16, 17, 18, 19, 20, अरे कुछ भी रहने दो, ईयर तो ईयर होता है। कात्या तुम तारीख के ऊपर मत जाओ, तुम खाली सम के ऊपर जाओ कि आपको कैसी वैरायटी के सम आ सकते हैं। कौन मेरे को माइका लाल या माइकी लल्ली बताएगी इसका एग्जाम पोस्टिंग किधर किधर जाएगा? ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक CNC। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है, जानबूझकर लिखा ताकि इसी बहाने लॉन्ग कट ढूंढो, और जब लॉन्ग कट ढूंढोगे तो याद हो जाएगा फॉर्मेट। ठीक है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। असेट में आओगे फिक्स असेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स। ठीक है, लाइन से जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैश इन एंड कैश एट बैंक CNC में आ जाएगा। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और ये कंपलसरी आपका नोट्स टू अकाउंट है। 9% डिबेंचर, LTB, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पर आएगा बेटा बताओ? चलो मेरे को कौन बताएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहाँ आएगा, सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्योंकि हाँ करंट लायबिलिटी का हिस्सा, तो उधर लिखो STB, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, STB, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म बोला ही है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है? NCI, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, NCI। बिल रिसीवेबल, ट्रेड बोला है मतलब ट्रेड रिसीवेबल, TR, सन्ड्री डेटर, TR, सन्ड्री क्रेडिटर, TP, ट्रेड पेएबल, सिक्योरिटी डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म बोला है। अमाउंट देखो बेटा कहाँ पर है, डेबिट में, डेबिट में बोला है मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ गया है, यस और नो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, RS, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, RS, रिजर्व एंड सरप्लस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अक्कर्ड एंड ड्यू, ये आपका डिबेंचर के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप डिबेंचर के साथ नहीं लिखना चाहते तो अदर करंट लायबिलिटी में ला लोगे, कोई दिक्कत है क्या? पक्का? आगे देखो, गुडविल, इंटेंजिबल असेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स असेट वो भी टेंजिबल। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, प्रोविजन सॉरी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एडवांस टैक्स, तो मैंने आपको बताया था चेक करना है कि आपको प्रोविजन का अमाउंट बढ़ा है कि एडवांस का अमाउंट बढ़ा है। जिसका अमाउंट बढ़ा रहेगा वहां पर जाकर उसको क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो एडवांस देखो, शॉर्ट टर्म सॉरी एडवांस टैक्स बढ़ा है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बढ़ा है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2,41,000 है, एडवांस टैक्स 2 लाख है, तो कौन सा बढ़ा? 241। तो ये दोनों आपस में एडजस्ट होंगे STP में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, यस और नो? हाँ है ना? प्रोविजन बढ़ा है तो प्रोविजन में जाके माइनस करो, एडवांस बढ़ा है तो एडवांस में जाके, एडवांस में गया तो एडवांस माइनस प्रोविजन, और प्रोविजन में गया तो प्रोविजन माइनस एडवांस। बिल्स पेएबल, TP, ट्रेड पेएबल, जनरल रिजर्व, RS, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्रीज, कैपिटल रिजर्व, RS, रिजर्व एंड सरप्लस। चलो आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज 60,000 डिवाइडेड इनटू 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो जानकारी, इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन। क्लियर है क्या? हाँ है ना? टिप है, खाली इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर विच आर ऑल अनसिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड इंक्लूड 1,80,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 months। ब्रैकेट में लिखो इंफॉर्मेशन, जानकारी, सिर्फ जानकारी है, इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको क्लियरली बताया था, इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था कि बैलेंस शीट की ज़्यादातर इंफॉर्मेशन क्या रहेगी? इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट खाली 2 ही होता है, एक तो ट्रांसफर टू रिजर्व और दूसरा एक और बताया था
डिविडेंड, डिक्लेयर डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड जैसा बोलते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 एडजस्टमेंट, ज्यादा बैलेंस शीट का कोई एडजस्टमेंट बनता नहीं है। इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट 5000 इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड ऑफ 10 each ₹4 पर शेयर कॉल्ड एंड पेड अप, जिसके ब्रैकेट में लिखिए जानकारी, इंफॉर्मेशन, किसके ब्रैकेट में, इन्वेस्टमेंट के, किसके, क्लियर है क्या। फिर बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक नॉट मैच्योर टिल द बैलेंस शीट डेट अमाउंटेड 15,000, दिस इज योर कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये आपकी क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, यस और नो। मतलब ये बिल रिसीवेबल हमने किसी को दिया था, है ना, डिस्काउंटिंग पर बैंक के पास, और अगर वो हॉनर्ड हो जाता है, जब तो मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, मैंने क्या किया, बिल किसी से एक्सेप्ट करवा लिया था, मतलब मैंने किसी को माल बेचा, कस्टमर को मैंने माल बेचा, कस्टमर ने बोला 3 महीने के बाद मैं पैसा दूंगा, मैंने उसको, मेरे को उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था, मैंने उसको क्या किया, लिखित पत्र बनवा के लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, लिखवा के साइन करवा के ले लिया बिल रिसीवेबल, कि मुझे 3 महीने बाद 15,000 रुपया आएगा, बट मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो मैंने यही 15,000 रुपये का बिल क्या किया, गिरवी रख दिया बैंक के पास और पैसा ले लिया। अब टेंशन वाली बात क्या मालूम है, 3 महीने बाद बैंक जाएगा पैसा कलेक्ट करने, हॉनर्ड हुआ तो टेंशन है, डिसऑनर हुआ तो बैंक को वो 15,000 मुझे देने पड़ेंगे, यानी अगर हॉनर्ड हुआ तो नो टेंशन, डिसऑनर हुआ तो देना पड़ेगा, यानी दिस इज योर कंटिंजेंट, यानी हमको 3 महीना वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे जो 3 महीना बोला वो जस्ट एग्जाम्पल है, तो इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी की हॉनर्ड और डिसऑनर के कंडीशन पे डिपेंड है, ये मेरा असेट भी हो सकता है और लायबिलिटी, इसलिए इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बोला जाता है। जो इवेंट होने पे आपको समझ में आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ नीलम इलेक्ट्रॉनिक्स एज ऑन 31 मार्च 2017 एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर, दिया होता तो इग्नोर करते, दिया ही नहीं है तो इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन से जाने का मैं हमेशा बताता हूँ, बैलेंस शीट के हिसाब से, क्योंकि नॉर्मल फाइनल अकाउंट तो है नहीं, है ना, बस यह है कि कोई आइटम छूटना नहीं चाहिए, क्लियर है क्या। सबसे पहले आपको किसकी शेयर कैपिटल से, सबसे पहले देखो यहाँ पे लाइन से शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल में जाओ, लिखो पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, वहां पर नीचे क्लियरली दिया है सर, कितना, 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, तो अमाउंट कितना आया, 60 लाख, और ये हमारी बैलेंस शीट को इम्पैक्ट नहीं करेगी, समझा। इसके अलावा जो हमको शेयर कैपिटल दिया होगा वो शेयर कैपिटल क्या है, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, यस और नो, अरे यस और नो। ऑथोराइज कैपिटल एज इट इज 60 लाख, उसको बैलेंस शीट में इंपैक्ट नहीं करेगा, क्लियर है। चलो लाइन से, कैश इन एंड कैश एट बैंक कहाँ आएगा बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, क्या इसका नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, हाँ, क्यों, क्योंकि ये एक से ज्यादा आइटम है, क्लियर है। फिर आ जाओ शेयर कैपिटल, डायरेक्टली कितना दिया, देखो 18,40,000 दिया है, तो 18,40,000, यस और नो, डिवाइडेड बाय 10 कर बेटा, 1,84,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, और ये 18,40,000 कहां पर आ जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, यस और नो। आगे बढ़ते हैं। 9% डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, चेक करो मैंने और कहीं पर भी LTB लिखवाया है क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और कहीं पर है क्या, कहां पर, इंटरेस्ट को मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट अक्कड़ आप डिबेंचर के साथ भी कर सकते हैं या अदर करंट लायबिलिटी के साथ भी कर सकते हो, तो ज्यादा बेटर क्या होगा, अदर करंट लायबिलिटी के साथ, ठीक है। फिलहाल लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एक ही आइटम को दिख रहा है आपको, 9%, 6 लाख, यस और नो। नीचे आओ, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एक ही आइटम है कि 2 आइटम है, चेक करो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में एक आइटम है कि 2 आइटम है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग सीधा एडवांस टैक्स STP में आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना बेटा,
4 lakhs। अगर आप चाहिए तो आप इसका नोट्स अकाउंट्स बना सकते हो, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का बना तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखो, नीचे लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट यूनियन बैंक 4 लाख रुपीज, ठीक है, बना सकते हो। हम अपना काम क्या कर रहे हैं, आसान, टिक मार्क बनता है तो करो, एक से ज्यादा आइटम है तो बना, अदरवाइज ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन चलता है तो कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इन्वेस्टमेंट। एक आइटम है कि 2 आइटम है? एक ही आई थिंक। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाओ और वहां पे लिखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हाउ मच? 20,000। आगे बढ़े बेटा। ट्रेड पे वहां कहा जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा, हाँ है ना। तो टीआर एक से ज्यादा आइटम है तो बनाना पड़ेगा, बाद में बनाएंगे। सन्ड्री डेटर वो भी टीआर में जाएगा, क्रेडिटर टीपी में जाएगा, ट्रेड पेबल में जाएगा। ओके आगे बोलो। सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं, एसेट में आएगा ना, एलटीएल है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट हाउ मच? 8,000। दिक्कत है क्या? सिंगल आइटम है, डायरेक्टली लिखो। आगे बोलो बेटा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकर्ड, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस और सिक्योरिटी। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है बेटा? 5,80,000। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,80,000। नेक्स्ट बोल बेटा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकर्ड एंड ड्यू। एक ही आइटम है कि 2 आइटम है? देखो, अदर करंट लायबिलिटी में एक आइटम है कि 2 आइटम है? इंटरेस्ट अकर्ड ऑन डिबेंचर हाउ मच? 13,500। आप अकल अलग से नोट्स अकाउंट बनाओगे तो भी चलेगा, ब्रैकेट में चल रहा है तो चलाओ। आगे बोलो। गुडविल इंटेंजिबल एक ही है, हाउ मच? 1,30,000। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब टेंजिबल में आएगा, एक से ज्यादा आइटम है। ओके आगे बताओ। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। आगे बोलो। एडवांस विद ट्रेड पेबल, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हाउ मच? 2 lakhs। उसके अलावा स्टॉक इन्वेंट्री में और कैश जनरल कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना है? 20,000 है। क्लियर है? हाँ है ना, पक्का? चलो जान दो बेटा, अभी लाइन से जाओ। शेयर कैपिटल का मैंने ऑलरेडी बना दिया है, रिजर्व सरप्लस का ऑलरेडी मैंने बना दिया है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। बचा क्या? ट्रेड पेबल। जरा चेक करो ट्रेड पेबल में कौन कितना आइटम है, जरा कौन कौन सा? वेरी गुड। सन्ड्री क्रेडिटर्स, कहीं पे इंफॉर्मेशन वगैरह नीचे दिया गया बेटा? सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर का वैल्यू बता? 4,80,000। और बिल्स पेबल 60,000। ओके आगे बोलो। ओसीएल लिख दिया, एसटीपी शॉर्ट टर्म प्रोविजन बचा। नेक्स्ट आइटम क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चेक कर बेटा, प्रोविजन में क्या आ रहा है सर? प्रोविजन फॉर टैक्स। मैंने आपको क्या क्या बताया? प्रोविजन बड़ा है कि एडवांस बड़ा है? तो प्रोविजन बड़ा है तो क्या करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस एडवांस टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 2,41,000। एडवांस टैक्स 2 लाख माइनस का तो कितना हो जाएगा? 41,000। यस और नो? आगे बढ़ो। फिर आ जाओ एनसीआर टेंजिबल। यहाँ पे सीधा क्या दिख रहा है? टेंजिबल, टेंजिबल। तो नेक्स्ट टेंजिबल। चेक करो लैंड एंड बिल्डिंग, ब्रैकेट में क्या दिया है? कॉस्ट। बाहर क्या दिया है? 3,80,000। यस और नो? तो यहाँ पे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। कॉस्ट कितना है? 5 lakhs, 5 lakhs। और आउटर में कितना? 3,80,000।
80,000, तो बीच में यहाँ पे क्या डेप्रीसिएशन बोला है क्या? नहीं, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा, इसी का तो मार्क्स मिलेगा। यस और नो? लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। हाउ मच? कॉस्ट में 10 lakhs, तो डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 4 lakhs। नेक्स्ट बोल। फर्नीचर हाउ मच? 1,60,000 और बाहर तो कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है सर? 70,000। दिक्कत है क्या? ओके आगे बढ़ो। इंटेंजिबल हो गया, एनसीए हो गया, एलटीएल हो गया, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे एक आइटम है कि 2 आइटम है? जरा चेक करो। सीधा बोला ना, स्टॉक इन ट्रेड एक ही आइटम है। अरे बेटा स्टॉक इन ट्रेड एक ही आइटम है ना? कितना? कहीं पे ऐसा बोला था क्या स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। फिर आ जाओ ट्रेड रिसीवेबल, एक आइटम है कि 2 आइटम है? तो इसीलिए अलग से बनाना पड़ेगा। 6 ट्रेड रिसीवेबल। जरा ध्यान दे बेटा, ट्रेड रिसीवेबल कितना? बिल्स रिसीवेबल कितना है? 2,80,000। और डेटर्स कितना है? 11 लाख। यस और नो? ओके आगे बोल बेटा। हो गया, बचा क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सीएनसी ना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो उसमें क्या क्या है सर? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। हाउ मच? और कैश एट बैंक? ओके ठीक है। और कुछ पढ़ा है? लाइन से जाओ, एक बार जस्ट गो थ्रू करो, मेरे तसल्ली के लिए, तुम्हारी तसल्ली के लिए। एक भी आइटम छूटा नहीं चाहिए। कैश इन एंड कैश एट बैंक हो चुका, शेयर कैपिटल 18,40,000 हो चुका, 9% डिबेंचर डायरेक्टली हो चुका है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है ना? बिल रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल में आ चुका है, सन्ड्री डेटर ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री क्रेडिटर ट्रेड पेबल। डायरेक्टली लिखा है क्या? देखो कहीं पे ट्रेड पेबल लिखा है ना। फिर आगे सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉन्ग टर्म आ चुका है एलटीएलए में, प्रॉफिट एंड लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी डन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकर्ड एंड ड्यू ओसीएल। नेक्स्ट गुडविल, इंटेंजिबल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन सब एडजस्ट करके हो गया है। प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस टैक्स दोनों में से जो बढ़ा था वहां पर जाकर हमने एडजस्ट कर दिया। बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंटरी, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। यानी ऊपर से लेके नीचे तक एक भी ट्रायल बैलेंस का आइटम बचा नहीं है। आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन। सेकेंड, sundry debtor which are all are unsecured and considered good include 1,80,000 due for more than 6 months। तो यहाँ पे हमको डेटर्स में क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, मोर देन 6 months और अदर्स। यस और नो? तो मोर देन 6 months, तो वहां पे मोर देन 6 months का अमाउंट दिया है 1,80,000। यस और नो? तो 11 लाख में से 1,80,000 माइनस कर, खाली किया क्या? क्लासिफाई कि डेटर 2 तरीके के हैं, एक मोर देन 6 months के है और एक अदर्स है। तो अदर में कितना क्या? 9,20,000। यानी वो जो 11 दिया था ना डेटर का, उसी वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया? 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। यस और नो? आगे थर्ड, इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट 5,000 इक्विटी शेयर्स। अभी इन्वेस्टमेंट हमने यहां पर लिखा था, बट भाई साहब यहां पर तो लिख नहीं सकते ना कि किसके रिप्रेजेंटेशन में है, तो हमको ट्रेड रिसर्च यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का एक बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बना देते हैं एक
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या बनाओगे सर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म हाउ मच? 20,000. ब्रैकेट में देख बेटा क्या इंफॉर्मेशन लिखना है. 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड. यस और नो? जिसका 10 रुपीज each. ₹4 कॉल्ड अप. ₹4 क्या बोला है? कॉल्ड अप एंड पेड अप. बस ये इंफॉर्मेशन लिखने का मार्क्स मिल रहा है, कुछ करना नहीं है. नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक. तो यहां पे हमको टोटल के बाद लिखना है कंटिंजेंट लायबिलिटी. क्या लिखना है? कंटिंजेंट लायबिलिटी. और उस कंटिंजेंट लायबिलिटी का अमाउंट कितना है बेटा? 15,000. एंड उसका एक नोट्स टू अकाउंट्स बना देना. कंटिंजेंट लायबिलिटी. चल कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या लिखेंगे? बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक. बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विथ बैंक. हाउ मच? 15,000. कंटिंजेंट लायबिलिटी और कहीं पर भी इफेक्ट नहीं करेगी. बात समझ में आ रही है? हाँ ना? और कुछ इंफॉर्मेशन है इसके अलावा? नहीं. नाउ शेयर कैपिटल ऑलरेडी डन. रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल बताओ कितना होगा? टोटल 5,80,000 प्लस 1 तो 6, 7, 40, 9, 40, 9, 60. कैलकुलेटर करो बेटा, कैलकुलेटर. आ रहा है क्या सबका? यहाँ पे लिखो 9,80,000. एलटीपी डायरेक्ट एसटीपी होगा. ट्रेड पेबल का टोटल कर बेटा 5,40,000. नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 3. समझा? ओसीएल होगा एसटीपी शॉर्ट टर्म प्रोविजन 41,000. नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 4. टेंजिबल नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 5. टेंजिबल का टोटल कर बेटा 380 प्लस 6 लाख 980 10 लाख 80 70 के 80 70 10 लाख 70. उसके बाद एनसीआई 6 हो गया. उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल टोटल कर बेटा 13,80,000. 13,80,000 यहाँ पर लिखा. वर्किंग नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 7. और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टेक द टोटल 600 इधर लास्ट में 1,07,600. कंटीजेंट तो अलग ही रहेगा, उसका बैलेंस शीट से कोई वास्ता नहीं है. टेक द टोटल ऑफ असेट और लायबिलिटी दोनों का टोटल करो बेटा कितना होता है. लायबिलिटी का टोटल कितना है जरा देखो. लायबिलिटी का टोटल कितना बेटा जरा चेक करो. कितना बोल बेटा बोल. कमाने इतना अमाउंट कमाना है अपने को. कितना? 4 हाँ बोल 4,4,1,4,500. ओके बेटा उसको बोलते हैं 44,14,500. कमाना भी तो है इतना अमाउंट. चलो टोटल करो. असेट का टोटल मारो जरा देखो 10,70,000 प्लस 13,000 1,30,000 सॉरी. तो 11 12 12 20 12 28 12 और यार 28 कितना आ रहा है? 44,14,500. बैलेंस शीट टैली मतलब टेंशन नहीं. क्लियर है? इसको करने का 2 इंपॉर्टेंट तरीका याद रखो. पहला, इंफॉर्मेशन वाला जितना भी है सबका नोट्स अकाउंट्स बनाओ. शेयर कैपिटल कंपलसरी बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस कंपलसरी बनेगा ही बनेगा. उसके अलावा इन्वेस्टमेंट दिया है, डेटर दिया है उसका भी बनाओ, कंटीजेंट लायबिलिटी बोला उसका भी बनाओ. क्लियर?
जो आइटम्स एक से ज्यादा उसका तो बनेगा ही बनेगा, और जो बचा उसको ब्रैकेट में डाल दो, हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट वाला पार्ट। लास्ट में टैली करो, आंसर क्या आ गया, सेम, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पक्का?